आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जिज्ञासा यादव स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल A1 नौकरी पर। आज हमारे हिंदी सीरीज़ की 12वीं क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। क्रिया चालू करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देती हूँ जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये शब्द टॉपिक से ही रिलेटेड है। जैसे अकारांत, बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है कि निम्नलिखित में से अकारांत शब्द कौन सा है या इकारांत शब्द कौन सा है। ये बहुत आसान है। जो भी शब्द अ से जिस शब्द का अंत होता है, ठीक है, अ से, उसे हम अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे क्या लिखूं, मैंने लिख दिया सागर, ठीक है। अब सोच रहे हैं लास्ट में तो र है, अ तो है नहीं, लेकिन हम जानते हैं, हमने वर्णमाला में पढ़ा है और संधि में भी हमने पढ़ा है, र के साथ एक स्वर जुड़ा हुआ है, इसलिए वह पूरा र है, वरना वर्ण सिर्फ ये है, आधा र। इस वर्ण को पूरा अक्षर बनाने के लिए उसमें एक स्वर जोड़ा है हमने, वो है अ, है ना। तो आखिरी में क्या है, अ ही है अंत में। तो इसीलिए जो सागर शब्द है ये एक अकारांत शब्द है। वैसे ही जब किसी शब्द के अंत में ई हो तो वह बन जाता है इकारांत। किसी शब्द के अंत में बड़ी ई हो तो वह बन जाता है ईकारांत। किसी शब्द के अंत में ऊ हो तो वो उकारांत। कितना आसान है ये। और किसी शब्द के अंत में बड़ी ऊ हो तो वह ऊकारांत। ठीक है, इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इकारांत मुनि, है ना, ये क्या है, न धन छोटी ई, आखिरी में ई आ रहा है तो वो इकारांत शब्द है मुनि। ईकारांत नदी, द धन बड़ी ई, उकारांत शब्द। गुरु, ये छोटी ऊ है ना, एक मिनट इसको मिटा के लिख देती हूँ मैं। गु, एक्चुअली र में जब हम छोटी ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हम कुछ ऐसे लगाते हैं, गुरु। आखिरी में र धन ऊ आया है तो इसलिए ये शब्द है उकारांत शब्द। फिर है ऊकारांत, मैंने लिख दिया वधू, है ना, ध धन बड़ी ऊ, तो यह ऊकारांत। ऐसे ही आपको जो भी कारांत मिले, चाहे वो एकारांत हो या उकारांत हो, जो भी कारांत हो, जिस भी शब्द के आखिरी में अंत में आपको ये मिल जाए, ठीक है, इस कारांत का पहला अक्षर, पहला स्वर, जो भी वो शब्द, बस आखिरी का एक स्वर पकड़िए और उसमें कारांत डाल दीजिए। ये बहुत आसान होता है, समझ में आ भी गया होगा आप लोगों को, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं क्रिया। मैं एक और चीज़ बता दूँ, क्रिया हम किसका भेद है, एक शब्द भेद है। प्रयोग के आधार पर हम शब्दों के 8 भेद पढ़ रहे थे, जिसमें पहला था संज्ञा, आपके सिलेबस में है, हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा था सर्वनाम, आपके सिलेबस में है, हमने कंप्लीट कर लिया। तीसरा विशेषण, विशेषण भी हमने कंप्लीट कर लिया। हमने क्रिया विशेषण भी पढ़ लिया है ना। फिर चौथा है, नहीं, क्रिया विशेषण हमने नहीं पढ़ा है, क्रिया विशेषण हमें पढ़ना ही नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है प्रीलिम्स के। अगर मेंस में होगा तो हम पहले प्रीलिम्स का ये सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम उसे देखेंगे। आज हम क्रिया स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस में है। प्रयोग के आधार पर 8 भेद थे, 4 ये थे और बाकी 4 था क्रिया विशेषण, वो मैं लिख नहीं रही हूँ। क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक।
ये विकारी थे, ये 4, और बाकी के 4 थे अविकारी। और वो आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में बाकी के 4 जो हैं नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है और ये याद रखना है कि प्रयोग के आधार पर ये सारे शब्द भेद हैं 8। ठीक, आज हम क्रिया कर लेंगे तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और आगे हम बढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्रिया। तो क्रिया क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, कोई भी काम या कार्य, काम या कार्य, वही तो क्रिया हुआ ना। तो ऐसे कोई भी शब्द जिससे हमें किसी भी कार्य या काम का होना पाया जाए, जैसे चलना, उठना, बैठना, है ना। इन शब्दों से हमें पता चल रहा है ना कि कोई क्रिया हो रही है। यहाँ चलने की क्रिया हो रही है, उठने की क्रिया हो रही है, बैठने की क्रिया हो रही है। तो यह क्या है? क्रिया शब्द है, क्रिया शब्द। ठीक, जैसे और क्रिया में क्या क्या, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। राम आम खाता है। यहाँ क्रिया क्या हो रही है? खाना, खाने की क्रिया हो रही है। राम आम खाता है। इस वाक्य में खाता है क्रिया है ना। अब क्रिया हो रही है तो क्रिया कोई कर भी रहा होगा। अगर कोई कार्य हो रहा है तो कार्य को करने वाला कौन हुआ? कर्ता। ठीक, और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, राम आम को खा रहा है ना। तो ये खाने का प्रभाव जो है किस पर पड़ रहा है? आम पर। आम ही बेचारा कुचला जा रहा है ना राम के द्वारा। तो खाने का प्रभाव, जो क्रिया का प्रभाव है, वह पड़ रहा है आम पर। इसीलिए आम जो है वह है कर्म। ठीक, राम आम खाता है, खाता है क्रिया है, राम करता है, और आम जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह होता है कर्म। और ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे क्रिया के प्रकार। तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार। एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। नाम से ही साफ है, सकर्मक इसमें कर्म मौजूद होगा, अकर्मक इसमें, एक मिनट, कर्म होगा सकर्मक में और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होगा। ठीक, ऐसे आप लोग लिखकर काट लिया कीजिए, इससे ना याद करने में बहुत आसानी होती है। तो आप देख लेते हैं। हमने कहा कि सकर्मक, डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत तो है नहीं ना, क्योंकि आप लोगों को इतना तो समझ में आ रहा है कि सकर्मक मतलब उसमें कर्म है और अकर्मक मतलब कर्म नहीं है। बस आप लोगों को इतना जानना है और पहचानना आना चाहिए। जैसे मैंने कहा, उदाहरण देख लेते हैं कुछ इसके, तो ज़्यादा समझ में आएगा। राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है, ये हो गया कर्ता। जाना है क्रिया, और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? विद्यालय पर। तो यह क्या हुआ? सकर्मक है ना, सकर्मक हुआ। वह क्रिकेट खेलता है। वह, इसमें है कर्ता, खेलना क्रिया, और खेलने का प्रभाव पड़ रहा है क्रिकेट गेम पर, तो यह भी हो गया सकर्मक। फिर एक और देख लेते हैं। वह मैदान में खेलता है।
अब इसमें देखिए, ये है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्यों? क्योंकि इसमें आ गया है मैदान में। करता है, क्रिया भी हो रही है, लेकिन क्रिया का प्रभाव मैदान में नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जो भी खेल खेला जा रहा होगा, चाहे वो फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, खेलने का प्रभाव उस स्पोर्ट पे या फिर गेम पर पड़ता है। मैदान में खेल रहे हैं। स्कूल में या कॉलेज में जब भी आप लोगों ने कारक रचना पढ़ी होगी, है ना, बहुत उसे याद करने का तरीका भी हमें सिखाया गया था। कारक रचना, कर्ता ने कर्म को, है ना, तो कर्ता जब हम क्वेश्चन करेंगे किसने किया, तो कर्ता ने किया। किसको? कर्म को। कर्म को करण से या फिर द्वारा, द्वारा नहीं, इसमें आएगा के द्वारा। के द्वारा कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, यहाँ पर भी से है और इसमें भी से है, लेकिन यहाँ पर मतलब होता है इसका अलगाव से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, इमली आम से खट्टी होती है ना। यहाँ पर हम आम और इमली का अलगाव कर रहे हैं कि ये ज़्यादा खट्टा होता है, ये कम खट्टा होता है। हम आम और इमली के बीच का एक डिफरेंस बता रहे हैं, तो यह अपादान है। इसमें अपादान कारक रचना है। बिल्ली कुत्तों से डरती है, यहाँ पर भी एक अलगाव हो रहा है, इसलिए यह अपादान कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का या फिर के की, है ना, अधिकरण में या फिर होता है पर। अधिकरण एक बेस की तरह इस्तेमाल करेंगे हम। जैसे मैं टोकरी में आम रखे हैं, मैं बोल रही हूँ कि टोकरी में आम रखे हुए हैं, तो इसमें अधिकरण कारक रचना है, क्योंकि टोकरी को हम एक बेस की तरह यूज़ कर रहे हैं, अधिकरण, और उसके ऊपर आम रखा हुआ है। मेज़ पर कॉपी रखी हुई है, तो मेज़ पर ऊपर कॉपी रखी हुई है ना, तो इसमें भी एक बेस बन रहा है, इसलिए यह अधिकरण होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में पर संबोधन। संबोधन जब भी ये शब्द है, हमें पता है कुछ भी होगा, जो भी शब्द लिखे जाएंगे हे, हो, उसमें संबोधक जो चिन्ह है वो लगाया जाएगा। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ। कर्ता, कर्ता क्या है? जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है ना, जिसके द्वारा क्रिया हो रही है। कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, ये हमने अभी पढ़ लिया ऊपर। फिर करण, काम करने का साधन, है ना, के द्वारा लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि करण करता है, नहीं, काम करने का जो साधन है, किसके थ्रू काम हो रहा है ना, किसके थ्रू कर्ता जो है वह क्रिया कर रहा है, वह करण। संप्रदान के लिए, जिसके लिए किया जाए, क्रिया जिसके लिए की जाए वह संप्रदान। जिससे कोई वस्तु अलग हो वह अपादान। संबंध, जो एक शब्द को दूसरे से संबंध जोड़े, वहाँ संबंध। और अधिकरण, क्रिया का आधार, है ना, क्रिया का जहाँ आधार दिखे वह अधिकरण। और संबोधन, जब किसी को बुलाया जाए, संबोधित
किया जाए वहाँ संबोधन। ये हमने पूरी कारक रचना पढ़ ली, सिर्फ आप लोगों को ये समझाने के लिए कि वह मैदान में खेल रहा है ना, वह मैदान में खेल रहा है। तो में जो है वह क्या है, अधिकरण। क्रिया जो है वो खेल है, इसमें खेलना क्रिया है, और इस खेल का आधार क्या है, मैदान। मैदान में खेला जा रहा है, इसलिए यह अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं है। इसमें क्या कहा, कौन सी कारक रचना है, अधिकरण। ऐसे आप लोगों को पहचानना है सकर्मक और अकर्मक। आप लोगों को स्पष्ट रूप से उसमें नहीं दिखाई देगा कि अरे ये तो सकर्मक है, ये तो अकर्मक है ना। तो आप लोगों को ऐसे पहचानना है, इसलिए उसके लिए कारक रचना याद करना बहुत ज़रूरी है, और ये तो बहुत आसान है। एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। वह छत पर सो रहा है। इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, सोने की क्रिया, कर्ता भी मौजूद है, लेकिन क्या छत पर, ये कर्म है नहीं, यह आधार है, सोने का आधार उसका छत है। तो यह क्या है, अधिकरण कारक इसमें इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यह भी अकर्मक है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को बिल्कुल आपसे ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। एक और, राम दिन भर पढ़ता है। पढ़ने की क्रिया हो रही है, कर्ता भी मौजूद है, लेकिन पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, किताबों पर पड़ेगा ना, है ना। तो कर्म तो किताब होनी चाहिए थी इसमें, जो भी वो पढ़ रहा है, लेकिन दिन भर में थोड़ी हो रहा है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उसके पढ़ने का। वो नहीं भी पढ़ेगा तो भी वो दिन भर उसका गुजरेगा ही। तो यह क्या है, अकर्मक क्रिया। यहाँ पर भी अकर्मक क्रिया हो रही है। और कभी कभी ये होता है कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहाँ हमें लगता है कि नहीं ये भी आंसर हो सकता है, वो भी आंसर हो सकता है। जैसे मैंने समझ लो आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया कौन सी है, और ऑप्शंस में थे राम पढ़ता है, राम खेलता है, राम सोता है, राम सोता है, राम जाता है। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ तो कहीं भी कर्म है ही नहीं, तो हमें अब क्या ढूंढना है इसमें कि कौन कौन से वाक्य को सकर्मक बनाया जा सकता है। राम पढ़ता है, तो मैं लिख सकती हूँ ना, राम किताब पढ़ सकता है, मतलब इसको मैं बिल्कुल सकर्मक बना सकती हूँ। राम खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है, मैं इसे भी सकर्मक बना सकती हूँ। राम सोता है, अब इसे मैं सकर्मक कैसे बनाऊँ, क्योंकि मैं कहूँ राम बिस्तर में सोता है तो वह अधिकरण हो जाएगा, है ना, कर्म तो इसमें है ही नहीं। इसीलिए यही है हमारी अकर्मक क्रिया। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया हो रही है। राम जाता है, राम दुकान जाता है, राम विद्यालय जाता है ना, इसे भी मैं सकर्मक बना सकती हूँ। लेकिन अगर इसमें मैं लिख दूँ कि राम बिस्तर में सोता है तो वह अधिकरण बन जाएगा, वो अकर्मक ही होगा, सकर्मक नहीं बनेगा। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बीच में जो डिफरेंस है और उन्हें कैसे पहचानना है। अब हम देखते हैं क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के अन्य भेद, ठीक है, जिसमें पहला है द्विकर्मक।
इससे भी नाम से साफ हो रहा है कि दो कर्म मौजूद होंगे। द्विकर्मक क्रिया। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा मतलब क्या? इंस्पायर करना। तो ऐसी क्रिया जिसमें मैं खुद क्रिया ना करके मैं किसी और को इंस्पायर करूँगी क्रिया करने के लिए। जैसे अभी मैं खुद नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़वा रही हूँ, है ना। आप लोगों को पढ़ना पड़ रहा है मेरी वजह से, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो रही है। फिर चलो फटाफट करते हैं, ऐसे एक एक समझाती रही तो नहीं होगा। अनुकरणात्मक क्रिया, नामबोधक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सम्मुक्त क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया। नाम देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। अभी पढ़ेंगे तो आप लोगों को लगेगा अरे इतना आसान था। तो सबसे पहला द्विकर्मक क्रिया। कहाँ जा रहा है भाई? द्विकर्मक क्रिया, दो क्रिया मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला सागर ने विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाया। क्रिया क्या हो रही है इसमें? पढ़ाने की क्रिया। कर्ता कौन है? सागर। तो विद्यार्थियों को, है ना, कर्म तो को होता है। को जो विभक्ति है, ये जो कारक विभक्ति को है, उसके पहले हमने पढ़ा था ना, अभी तो पढ़ा था हमने, कारक रचना। कर्म को, यानी कि को के पहले कर्म आएगा, तो यह एक कर्म हो गया, क्योंकि यह कारक रचना को के पहले आ रहा है ना। तो यह भी एक कर्म है। और पढ़ा क्या आ रहा है? हिंदी। पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हिंदी सब्जेक्ट पर। तो यह भी एक कर्म है। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म होता है। और को कारक रचना के पहले जो शब्द आता है वह भी कर्म होता है। लेकिन इसमें जो हिंदी है वह मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म है। और विद्यार्थी जो है वह गौण कर्म, गौण कर्म, या फिर उसे ही हम कहते हैं द्वितीयक कर्म, ठीक है। हिंदी हो गया मुख्य कर्म और विद्यार्थी हो गया गौण कर्म या फिर द्वितीयक कर्म। ये थी हमारी द्विकर्मक क्रिया, जहाँ पर दो कर्म मौजूद होंगे। एक और मैं बता देती हूँ एग्जाम्पल। राम ने बैलों को पानी पिलाया। पिलाने की क्रिया हो रही है, राम इसमें करता है, को कारक रचना के पहले बैलों हैं, तो यह हो गया हमारा गौण कर्म। और जो क्रिया है उसका प्रभाव पानी पर पड़ रहा है, तो यह है मुख्य कर्म। स्पष्ट है? अगर स्पष्ट है तो हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रकार की तरफ, जो कि है प्रेरणार्थक। क्या लिख दिया मैंने? प्रेरणार्थक। फिर गलत लिख दिया मैंने। प्रेरणार्थक
क्रिया। यहाँ पर क्या होता है देखिए, जहाँ कर्ता खुद कार्य न करके प्रेरणा के माध्यम से दूसरे से कार्य करवाए, है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खुद नहीं पढ़ रही हूँ, मगर मैं आप लोगों से पढ़वा रही हूँ ना, आप लोग पढ़ रहे हैं मेरी वजह से, तो एक तरह से मैं आप लोगों को प्रेरणा दे रही हूँ। तो प्रेरणार्थक क्रिया में वही होता है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। राम ने पुस्तक बिकवाया, बिकवाया है ना, यहाँ पर बिकने की क्रिया हो रही है। राम यहाँ पर बिकवा रहा है, खुद नहीं बेच रहा है, वह किसी और से, किसी और को प्रेरणा देकर, प्रेरणा के माध्यम से किसी और से जो है यह कार्य करवा रहा है। इस वाक्य में कर्ता राम जरूर है ना, क्योंकि राम ने पुस्तक बिकवाया, पुस्तक कर्म है, यह क्रिया है, लेकिन राम ने प्रेरणा देते हुए किसी और से बिकवाया है, उसने खुद नहीं बेचा है, खुद वह कार्य नहीं किया है, उसने बिकवाने का कार्य किया है, बेचने का नहीं। इसलिए इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया मौजूद है। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, इतना आप लोगों के लिए जानना काफ़ी है। फिर तीसरा प्रकार है अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक क्रिया, इसमें क्या होता है, जहाँ एक ही शब्द के पुनरावृत्ति से किसी क्रिया का निर्माण हो। अनुकरणात्मक, बस पुनरावृत्ति एक शब्द आप याद रखिए, तो आप लोगों को एग्जाम में आसानी होगी, है ना। पुनरावृत्ति, जैसे चहचहाना एक क्रिया है और यहाँ पर पुनरावृत्ति भी हो रही है ना, एक ही शब्द की। चहचहाना, गड़ गड़ाना, बड़ बढ़ाना, मिमियाना, है ना, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे कोई भी क्रिया शब्द जहाँ पर एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही हो, वह क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया। आगे बढ़ते हैं। चौथा और पांचवा, ये हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे। नामबोधक, और पांचवा क्या है हमारा, नाम धातु क्रिया। नामबोधक में क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के साथ, है ना, मैं आगे नहीं लिख रही हूँ, नीचे लिख दे रही हूँ, इन तीनों में से कोई एक शब्द होगा और उसके साथ क्रिया शब्द जुड़कर जो है नामबोधक क्रिया बनाएंगे। कैसे, मैं एक संज्ञा ले लेती हूँ लाठी, और एक क्रिया ले लेती हूँ चलाना, तो मुझे शब्द क्या मिला, लाठी चलाना, है ना। तो लाठी चलाना एक नामबोधक क्रिया हो गई यहाँ पर। इतना आसान है। संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के साथ जब कोई क्रिया शब्द को जोड़ा जाता है तो वह दोनों एक साथ नामबोधक क्रिया कहलाते हैं। वैसे ही नाम धातु क्रिया में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम या फिर विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के अंत में, है ना, अंत में हम प्रत्यय लगाकर उस संज्ञा सर्वनाम या विशेषण को ही हम क्रिया में बदल देते हैं। कैसे, बात, ठीक है, बात, मैंने इसमें
प्रत्यय लगा के इसे बना दिया बतियाना। लात से प्रत्यय लगाकर हम इसे एक क्रिया बनाएंगे लतियाना। हाथ हथियाना, है ना। तो यह सारे शब्द क्या हैं? नाम धातु क्रिया। पानी पनियाना, चिकना से चिकनाना, दुखना से दुखाना, ऐसे जो शब्द होते हैं वह नाम धातु क्रिया कहलाते हैं, है ना। आसान था ये। संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के साथ जब हम एक क्रिया जोड़ लेते हैं तो वह नाम बोधक, और जब संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के अंत में हम प्रत्यय लगाकर उस संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण को क्रिया में बदल देते हैं तो वह नाम धातु क्रिया। 5 प्रकार कंप्लीट हो गए और मैंने अभी तक रंग भी नहीं बदला। अब देखते हैं 6वां, जो कि है संयुक्त क्रिया, है ना। संयुक्त क्रिया, शायद मैंने वहाँ पर सम्मुक्त क्रिया बता दिया था आप लोगों को, वो है संयुक्त क्रिया। जहाँ संयुक्त का मतलब क्या होता है, हमने संयुक्त वर्ण भी पढ़े थे। संयुक्त यानी 2 चीज़ें जब जुड़ती हैं, संयुक्त यानी मिक्स्ड आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। संयुक्त क्रिया जहाँ 2 क्रियाएं जुड़ेंगी, है ना। 2 क्रियाओं का जहाँ मेल होगा, 2 क्रिया मिलकर जुड़कर एक ही भाव स्पष्ट करेंगे। क्रिया 2 होंगी उस वाक्य में, लेकिन भाव दोनों का एक ही होगा, मतलब दोनों का जो है एक ही होगा, एक ही भाव स्पष्ट करेंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ खेलना कूदना, दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन हमको तो एक ही भाव स्पष्ट हो रहा है ना इससे। खेलना कूदना, चला जाना, चला जाना, चलना एक अलग क्रिया है, जाना एक अलग क्रिया है, लेकिन ये दोनों जब जुड़ गए तो एक ही भाव स्पष्ट हो रहा है, इसलिए यह संयुक्त क्रिया है। पढ़ना लिखना, है ना, पढ़ना लिखना। खा लिया, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने खा लिया, तो यहाँ पर तो खाना भी एक क्रिया है, लिया भी एक क्रिया है, तो खा लिया क्या हो गया? संयुक्त क्रिया। कूदना फांदना, 2 क्रियाएं हैं और मिलकर एक ही भाव स्पष्ट कर रही हैं, तो यह एक संयुक्त क्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें प्रकार की क्रिया की तरफ, जो कि है पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया, पूर्ण यानी कि पूरा हो जाना। तो पूर्णकालिक क्रिया में हम ऐसी क्रिया शब्दों की बात करेंगे जिन्हें देखकर हमें समझ में आ जाएगा कि वह जो कार्य है वो पूरा हो चुका है, उसे ही पूर्णकालिक क्रिया कहा जाएगा। ऐसे शब्द जिससे, है ना, जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण कर दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो, तब पहली क्रिया जो काल के साथ पूर्ण हो चुकी है, तब पहली क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं इनकी जो परिभाषाएं हैं वो नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि देखिए नाम से ही काफ़ी कुछ समझ में आ जा रहा है, और जैसे ही मैं आप लोगों को उदाहरण बता रही हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। तो वो इतना लंबा लंबा लिख के टाइम वेस्ट करने का कोई औचित्य नहीं निकलता है, इसलिए मैं सीधे सीधे समझा रही हूँ। मैंने लिखा सागर खाकर सो गया। खाने की क्रिया जो है, खाकर सो गया, खाने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है ना, इसलिए यह क्या है? पूर्णकालिक क्रिया।
खाकर सो गया। सोने की क्रिया सो गया मतलब अभी तक वो सो रहा है, सोने की क्रिया उसकी हो रही है, लेकिन एक जो क्रिया थी उसकी वो कंप्लीट हो चुकी है, पूर्णकालिक क्रिया, वही शब्द कहलाएगा। सागर पढ़कर जा रहा है ना, जा रहा है या चला गया। पढ़कर, तो यह जो क्रिया है वो पढ़ने की क्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए पढ़कर क्या है, पूर्णकालिक क्रिया है ना। हमने 7 ही प्रकार देखे थे, हाँ 7 प्रकार। क्रिया के जो अन्य भेद थे, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, अनुकरणात्मक, नामबोधक, नाम धातु, संयुक्त और पूर्णकालिक। ये क्रिया कंप्लीट हो गई। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सहायक क्रिया, ये कोई प्रकार नहीं है क्रिया का। और इसके बाद हम अपनी क्लास खत्म करेंगे। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ, है ना, प्रयुक्त होकर वाक्य को पूर्ण करने तथा अर्थ को स्पष्ट करने में। वो कैसे, चलो एग्जाम्पल दूंगी तो ज़्यादा समझ में आ जाना है। वह स्कूल जा रहा है, यहाँ पर जाना क्रिया है, लेकिन है यह एक सहायक क्रिया है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि वह जा रहा है या जा रहा था, तो है जो है सहायक क्रिया है ना। किसी चीज़ का होना भी तो क्रिया है। वह खाना खा रहा है, खा इसमें क्रिया है और है इसमें सहायक क्रिया है। वह खाना खा रहा था, तो इसमें सहायक क्रिया था। ठीक है, इतना आसान था ये, बस मैंने आप लोगों को बता दिया। ये कोई प्रकार नहीं है क्रिया का, सहायक क्रिया इसे ही कहते हैं। तो यहाँ हम अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट हो गई हमारी क्रिया। नेक्स्ट क्लास में हम तत्सम तद्भव और देशज विदेशज, ये जो शब्द हैं वो देखेंगे, मगर उसमें मैं ज़्यादा कुछ आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि कितने शब्द मैं बता पाऊँगी। महीने भर भी बताती रहूँ तो भी सारे शब्द ख़त्म होने नहीं हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को एक बुक जो है रेफ़र किया था, वो था, कौन सा बुक मैंने बताया था, विनय पाठक। तो विनय पाठक की बुक आप लोग ज़रूर लें और उससे ये सारे शब्द आप रोज़ पढ़ें। रोज़ कम से कम आप 10 शब्द जो हैं वो देख लें। मैं छोटे मोटे जो ट्रिक्स होते हैं पहचानने के, कि तत्सम को कैसे पहचानते हैं, तद्भव को कैसे पहचानते हैं, वो मैं ज़रूर आप लोगों को समझा दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कोई फीडबैक हो तो कमेंट करें, और बस पढ़ते रहें। थैंक यू।